हेलो, तो तुम सब कैसे हो? सो हम शाकिदा तुम सब बेस्ट ही होगे। सो देखो आज का जो टॉपिक है ना, आज हम एक मानवा के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है लॉग इनटू द फ्यूचर। सो टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है कि एक बंदा बोलता है कभी ऐसा हुआ है कि एक बुरे सपने से जागने के बाद तुमने खुद को एक बुरा सपने में फंसाया हो और भाई डिस्ट्रक्शन वगैरह फुल है और हमें पूरे मोस्टर वगैरह को भी दिखाया जाता है और एक बंदे के सामने वो खड़ा होता है। अब वो कहता है चलो अब मैं दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ। बंदा अटैक करता है भाई और भाई हीरो की तरह स्टैंड लेता है। क्या बात है यार। वही पीछे से आवाज देता है शांगलू शांगलू शांगलू। हमसे बोलता है हाँ क्या हो रहा है ये? शांगलू तुम पूरा दिन सोते रहे हो। तो बाकी बच्चे उस पर अफसोस हंस रहे हैं। जरा अपना हाल तो देखो, सिर्फ 200 दिन बचे हैं तुम्हारे कंप्रेस एग्जाम के लिए। क्या तुम्हारा कोई इरादा नहीं है? सुबह से लेकर रात तक तुम्हारे बस सोना ही आता है, सोना सोना और सोना। अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो आगे चलकर तुम्हें किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे मजदूरी करनी पड़ेगी। तुम्हें पता है ना सीमेंट वर्कर के लिए मिनिमम ब्लड इंसेंस स्टैंडर्ड क्या होता है? एमसी बोलता है वो है 0.8। क्या तुमने वो लेवल पहुंच लिया है? टीचर आप शंगलू को इतना जोर डालने की जरूरत नहीं है, उसे सोने दो ना। दूसरा बच्चा बोलता है हाँ उसने अभी अभी अपना ब्लड इंसेंस 0 तक बढ़ाया है और उससे सोने के अलावा कुछ और करने की ताकत ही नहीं है। टीचर बोलता है हाय कितना मायूस बड़ा है ये सब। फिर इनकी क्लास वगैरह खत्म हो जाती है। एक फिर से बच्चा बोलता है शंगलू क्या तुम्हें फिर से कोई बुरा सपना आया है? रेटर बोलता है किमलू शंगलू का कम दोस्तों में से एक है। एमसी कहता है हाँ। फिर से वही पुरानी उदासी से बड़ी वेस्टलैंड थी। वहाँ कोई और नहीं था, सिर्फ अजीबोगरीब मॉन्स्टर घूम रहे थे। मुझे उसकी याद दिलाने की जरूरत नहीं है, ये बुरा सपना मेरे मेंटल हेल्थ को भी बिगाड़ रहा है। मेरी ब्लड इंसेंस भी 0.2 गिर गई है। अब तो ये सोच के गुस्सा आता है कितने सप्लीमेंट खाना पड़ेगा ताकत वापस लाने के लिए। एमसी बोलता है सच में बुरा लगता है यार। उसका दोस्त बोलता है ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हमें बस एकदम नॉर्मल लोग हैं और तुम्हारा ब्लड इंसेंस तो मुझसे भी कम है। छोड़ो अभी, इस दुनिया को बचाने का काम उन्हें लोगों पे छोड़ दो जो वाकई टैलेंटेड है। चल ना खाने चलते हैं। एमसी बोलता है नहीं यार मुझे सच में अच्छा नहीं लग रहा, मैं घर जा रहा हूँ यार। उसका दोस्त बोल रहा है इतनी जल्दी घर जा रहे हो? ये तो तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं है। आ जाना थोड़ी देर गेम खेलते हैं, आज तो मैं सब ड्रिंक और फीस का खर्चा भी उठाऊंगा। नहीं यार तुम लोग जाओ, मुझे लगता है मुझे और थोड़ी देर आराम की जरूरत है। तो पीछे से आवाज देता है कुमलू आ रहा है या नहीं? दोस्त कहता है आ रहा हूँ बस 1 मिनट। वही दोस्त बोलता है हाय तो शायद अगली बार। एमसी बोलता है चल ठीक है बाय। मुझे नहीं लगा था कि एक नई दुनिया में आकर भी मुझे एग्जाम की टेंशन लेनी पड़ेगी। पहले तो मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री की टेंशन होती थी और कभी कभी तो ये भी सोचना पड़ता था कि न्यूज़ में क्या चल रहा है। पहली नज़र में तो ये दुनिया मेरी पुरानी दुनिया से लग नहीं लगती, लेकिन ये एक जगह रुकता है। सीधा ऑटो आ रही हूँ, बीच में क्यों खड़े हो? एमसी मन में सोचती है कितनी स्ट्रॉन्ग है ये। सोचता हूँ मैं कब इतना स्ट्रॉन्ग बनूंगा। तो शाम हो जाती है। एक बंदे पे बैंडेज वगैरह लगा रही होती है और एक बंदा बोलता है सुनो जी थोड़ा आराम से नहीं कर सकती? तो हाँ बस डांट बांच लूँ, 1 मिनट में खाना खत्म हो जाएगा। हमारा एमसी घर आ जाता है और बोलता है मैं आ गया। उसकी माँ बोलती है ओ छोटू शंग वापस आ गया, भूख लगी है पहले सब खाना खा लेते हैं। उसकी माँ बोलती है मैं अभी कुछ बना देती हूँ, तुम्हारी छोटी बहन के आने तक खाना रेडी हो जाएगा। एमसी बोलता है पापा आप कैलकुलेशन बूस्टर क्यों नहीं ले लेते? तो ब्लड इंसेंस को सिमुलेट करता है, ना चिपात को खोलता है और कमर दर्द वगैरह में बहुत इफेक्टिव है। मेरे क्लासमेट के घर पे है और मैंने सुना है कि वो काफी अच्छा काम करता है। का डैड बोलता है हे कैसा दर्द? ये तो बस उम्र के साथ आने वाली छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं। हमारे पापा अभी भी स्ट्रॉन्ग है, ऐसी हल्की तकलीफ तो कोई बात ही नहीं। ओह हाँ ये सप्लीमेंट तुम्हारे लिए है ना? दादा ये है हेलो पिल्वियंस की नई क्यू रिप्लेसमेंट पिल्स, कैसा लगा? हो भी क्या ये वही क्यू पिल है जो टीवी पे 20,000 कॉइन में बिक रही थी? उसकी माँ बोलती है ओ सच में तुम तो बिल्कुल कमाल के हो, मैंने सुना है कि ये सप्लीमेंट स्टूडेंट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इस बार तो तुमने कमाल ही कर दिया, ये तो बहुत कीमती है ना। एमसी के डैड को बहुत दर्द हो रहा है, वो तो वही दर्द में चला रहा है। हे बिल्कुल परफेक्ट, आज मैं काम से थोड़ा बचा हुआ खाने का सामान लेके आई हूँ और आज रात हम एक शानदार दावत का मजा ले सकते हैं। उसका डैड बोलता है ओह सच में खाने का सामान लेके आई हो? एमसी बोलता है ये क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे आज किस्मत हमारे साथ है। सच में ऐसा लग रहा है जैसे आज का दिन बहुत बड़ा है। अच्छी बात है तो हमेशा जरूरी में आती है। की माँ बोलती है वैसे लिटिल शंग तुम्हारा ब्लड इंसेंस का क्या हाल है आजकल? क्या 0.8 को तोड़ दिया? हमारी छोटी बहन का ब्लड इंसेंस 0.9 तक पहुँच गया है, तो अब से तुम्हें चिंता हो रही है। मैंने न्यूज में सुना है कि इस साल का कॉम्प्रेसिव एग्जाम का पासिंग मार्क 0.01 से बढ़ा दिया है। मुझे पता है। एमसी मन में सोचता है मुझे जल्दी से ट्रेनिंग शुरू कर देना चाहिए। कुछ मेरे ख्याल से अपनी पावर को अपने हाथों में लेके आ रहा है। डायडोग्रामेटिक 40 स्टार मतलब कुछ तो स्टैंग वगैरह ले रहा है। 24th फॉर्म रिफाइनमेंट टेक्निक को वर्ल्ड मार्टियल अलायंस ने प्रपोज किया। कहा जाता है कि ये टेक्निक मार्टियल अलायंस के मास्टर को पुराने योगा मास्टर और सोजूरो को मिलाकर बनाई थी।
ये टेक्निक उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा यूज है जो अभी मार्शल आर्ट का बेस बना रहे हैं। जो वर्जन में अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो 30 रिवाइज वर्जन है। 300 साल पहले दुनिया में जो बड़ा बदलाव आया था उसके बाद से जमीन और आसमान में बड़ा डर पड़ गया था। उन पोर्टल से बहुत ही डरावने जानवर बाहर आए और उन्होंने दुनिया को रुख बदल दिया। शेर अपने अगर खोने लगे और इंसानियत को अचानक एक नई शक्ति मिल गई। इंसान शरीर के अंदर छुपा हुआ एक जेनेटिक लॉक खुल गया था और उस लॉक को खुलने से हर इंसान की अपनी ताकत कमाल की ऊंचाई तक पहुंच सकी। और इसी तरह इंसानियत ने मार्शल आर्ट का युग शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी जहाँ ये अजीबो जानवर जिंदा रहने की जगह के लिए लड़ते हैं, उस बैटलफील्ड पर इंसान अभी भी पूरी तरह से कमजोर है। लगभग हर दिन कोई ना कोई शहर या गांव गिर जाता है। इंसानियत जाति अभी भी धीरे धीरे विनाश की ओर बढ़ जा रही है। तुम सब लोग एक ऐसी दुनिया में पैदा हो रहे हो जहाँ सब कुछ बिखा हुआ है, इसलिए तुम सबको इस युग की जिम्मेदारी उठानी होगी। तुम्हारी मार्शल आर्ट की मेहनत इंसानियत को उठाने में मदद करेगी। तुम में से हर एक इंसान के अंदर उम्मीद की चिंगारी छुपी है जो हमारी जाति को बढ़ा सकती है। ओ, तो ये स्पीच वगैरह बहुत ज्यादा अच्छी दी है। एक बंदे ने थक के बोलता है 3 बार बॉडी कल्टीवेशन टेक्निक करने के बाद भी मेरा ब्लड इंसेंस जरा भी नहीं बढ़ा। मेरा ब्लड इंसेंस अभी भी वही का वही है, जबकि मेरा छोटी बहन का पहले ही 0.9 तक पहुंच गया है और मैंने तो बुरे सपने से आया हुआ ब्लड इंसेंस को लॉस भी पूरे नहीं कर पा रहा। मेरे माँ बाप इतनी मेहनत कर रहे हैं सिर्फ मेरे लिए दवा खरीदने के लिए। गॉड ने मुझे दूसरा मौका दिया है। मुझे इस मटेरियल आर्ट वाली दुनिया में दोबारा जीने का चांस मिला। यहाँ बस इतना ही मेरा हक बनता है। अगर 3 राउंड का काम नहीं आ रहा तो मैं 4 करूंगा, 5, 6। मैं हर हालत में कुछ ब्लैक सा हो जाता है और ये अचानक उठता है। ये जगह, ये तो वेस्टलैंड के जो मेरा बुरे सपने में था, ये बुरे सपने में आ गया यार। ये कैसे हो सकता है? क्या मैं फिर से सो गया था? क्या मैं सच में खुद को इस जगह भी नहीं सकता? उसके पीछे मॉन्स्टर है और वो चलाता है भाई। वो तो पीछे से हैरान हो गया ये क्या है, और उस पर हमला भी कर देता है यार। वो एक ज़ोंबी, मतलब अच्छा ये ज़ोंबी है। साला इतनी रातों तक इनसे बच के निकलता रहा हूँ, यकीन नहीं हो रहा कि आज भी इनमें से एक के हाथ लग गया। और भाई वो मुंह खोल के से हमला करने ही लगा है और कर भी देता है भाई इसके शोल्डर पर। और बोलता है इस ज़ोंबी की तो मुझे कमजोर समझे की गलती मत करना। चाहे मेरी प्रैक्टिकल क्लासेस में ग्रेड्स बहुत कम हैं, चाहे मेरी ब्लड इंसेंस सिर्फ 0 पॉइंट्स तक जितनी क्यों ना हो। एमसी ज़ोंबी की इतनी जोर से लात मारता है और बोलता है मैं अभी भी आधा तो मटेरियल आर्ट जानता हूँ। पत्थर उठाता है और भाई सीधा इसके मुंह पे मारने ही लगा होता है। का भाई दांत तोड़ दिया उसने। वो चिल्ला रही है। ज़ोंबी के हराने के बाद वो सांस लेता है। हाँ यही काफी होना चाहिए। ज़ोंबी का सबसे बड़ा कमजोरी उनका हेड होता है और ये कुछ चीज से चिपक जाती है। ये कहता है हो ये क्या है भाई? इसके जिसमें चल रही है वो चीज और ये चिल्ला रहा है। इसका फ्लैशबैक हम देखते हैं पिछली जिंदगी वाला। ये कहता है, एक बंदा बोलता है ग्रेजुएशन एग्जाम के बाद क्या करने का प्लान? एमसी बोलता है मैं बेस डिफेंस टीम को ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो बंदा बोलता है मैंने सुना है कि डिफेंस टीम का ट्रेनिंग बहुत ही हार्ड और डेंजरस होता है। एमसी बोलता है कोई बात नहीं, उन्हें ज्वाइन करना मेरा सपना रहा है। एक और बंदा बोलता है और आज से तुम बेस 3059 डिफेंस टीम के मेंबर बन गए हो, याद रखना ये बात। इसका कोई कोड नाम है YH48549। और हमसे बोलता है जी सर। और बंदा बोलता है तुम सबको मेरी सिखाई हुई ब्रीथिंग टेक्निक और बॉडी कल्टीवेशन टेक्निक रोज प्रैक्टिस करते रहना है, चाहे तुम खा रहे हो, सो रहे हो या हक क्यों नहीं रहे। जितनी थोड़ी सी ताकत भी बढ़ेगी तुम्हारी जिंदा रहने के चांस उतने ही बढ़ेंगे। एमसी बोलता है समझ क्या सर। तो मॉन्स्टर वगैरह आ जाते हैं और ये बंदा कोई बोलता है बेस का दरवाजा तोड़ दिया गया है, अजीब बेस हर जगह है। एमसी बोलता है ये काली धुआं जैसा कुछ क्या है? एमसी बोल रहा है ये क्या हो रहा है? क्या ये उस आदमी की यादें हैं? मैंने उसको मारा तो उसकी यादें मेरे दिमाग में क्यों आ गई? ये सब क्या हो रहा है? जो भी है ये इस पर मेरे ख्याल से ओरा की तरफ फैल गया है। तो ज़ोंबी इसके पीछे होता है भाई और ये पीछे मुड़ कर देखता है तो वहां से गैप मेरे ख्याल से उसके अंदर का मॉन्स्टर अपनी आंखें खोलता है और भाई सीधा स्लैश मारता है ज़ोंबी को। एमसी मारने के बाद वो जागता है। हाँ ये क्या था? ये क्या हो गया है? मैंने अभी क्या किया? मैं इतना ताकत कब से हो गया? वो ये अपनी पावर को देख रहा होता है। ये कह रहा है ये पावर धीरे धीरे मेरी बॉडी में आ रही है। क्या ये उस ज़ोंबी की वजह से हुआ? दैट्स ट्रू। वैसे मुझे भी लग रहा है उस ज़ोंबी की वजह से तुझे ताकत आई है। तो जब मैं ज़ोंबी को मारता हूँ तो मुझे उनकी यादें ही नहीं, मुझे उनकी पावर भी मिलती है। एमसी शॉक में बोलता है ये यकीन करना मुश्किल है, इतना ही काफी है क्या किसी और के एक्सपीरियंस पाने के लिए? क्या ये थोड़ा ज्यादा ही बेकार नहीं है? अच्छा काश ये कोई सपना ना होता तो और भी अच्छा होता। लेकिन ये ड्रीमस्केप और ये फीलिंग कुछ ज्यादा ही अजीब लग रही है। हर चीज बहुत ज्यादा ही रियल लग रही है। ऑफ कोर्स इसका जो सा वही ओरा वाला। और ये कहता है ये मेमोरीज, कहता है बेस 3059, यही बेस पहले वाली मेमोरीज पे भी है। लगता है मुझे बेस 3059 को ढूंढना पड़ेगा।
वही जाके मुझे इन सपनों का सच पता चल जाए। और बोलता है इस बार जब मैंने मेमोरी ऑब्जर्व की तो पहले जितना ग्रो नहीं हुआ, लगता है ज्यादा पावर पाने के लिए मुझे कम्बैट वाली ज़ॉम्बीज़ को ढूंढना होगा, उनकी मेमोरी मुझे बहुत फायदे देगी। तो अचानक ही कोई आवाज देता है, कहता है ऊपर का नज़ारा दिखाया जाता है, एक्चुअली तौर पर उड़ रहे हैं कीड़े। वही कहता है क्या हो रहा है, और फिर वो बेहोश हो जाता है। वो अचानक जाता है मैं जाग गया हूँ, मतलब वो फिर से वापस आ गया अपने घर। एंड कोई पीछे से आवाज आता है शांगलू जल्दी से बाहर आओ, खाने का टाइम हो गया है, कब तक अपने रूम में बंद रहोगे। एमसी दरवाजा खोलता है, कहता है कहीं है। तो मुस्कुराते हुए बोलते हैं मुझे मत बोलना कि तुम ट्रेनिंग कर रहे हो, साफ साफ दिख रहा है कि तुम अंदर सिर्फ सो रहे थे। करेटे के तौर पे मैं बता देते हैं शंगलू की छोटी बहन है, लग तो डिलीशियस रही है। आई मीन बैक टू द मानवा। ठीक है हाँ तुम ठीक कह रही हो, मुझे गलती से नींद आ गई है कि बैश ये कब से बोलने लग गया। और कहती है अब जब तुम जागे गए हो तो जल्दी करो, माँ और पापा इंतजार मत करवाओ। तुम सबसे सवाल पूछना है तो ये एमसी की थोड़ी बॉडी बदल नहीं गई है। उसकी बहन मन में सोचती है और बोलती है कब से उसका शरीर इतना ताकतवर हो गया, लगता है उसने सच में कड़ी मेहनत की है। एमसी बोलता है मैं बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। मन में सोचता है और बोलता है हाय जब हम छोटे थे तो किन्हीं हमेशा मेरे हाथ नहीं छोड़ती थी, लेकिन जब से हम कॉलेज गए और पहले इसका टेस्ट रिजल्ट आया उसका बताओ मेरे साथ बदल गया। वैसे देखा जाए तो ये कितना अजीब भी नहीं है, उसका ब्लड स्ट्रेंथ 0.1 से ऊपर है और उसकी कम्बैट पावर 100 से ज्यादा। एमसी तो काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो वो जल्द ही उनकी मिलिट्री यूनिवर्सिटी के लिए रिकमेंडेशन पाने की क्वालिफिकेशन ले ली गई। सारा सच ये है कि गिनू एक जीनियस है और एक असली जीनियस। और वो कहता है मोर मैं तो बस एक निकम्मा भरा भाई हूँ, जबकि छोटी बहन एक जीनियस है। मतलब वो शीशे में देखता है और बोलता है मतलब इसकी बॉडी काफी बदल चुकी है यार। एंड वो कहता है कब से मेरी बॉडी इतनी ज्यादा मुस्कुलर हो गई, ये तो मैं भी जानना चाहता हूँ। और कहता है कि और मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं हो रही, हालांकि अभी अभी उठा हूँ। नींद आने के बजाय मैं तो एनर्जी से फुल हूँ। सिर्फ यही नहीं, मुझे अब उन ज़ोंबियों से मिली सारी यादें क्लियर याद है, मुझे अब भी उनसे मिली सारी कॉम्बैट टेक्निक याद है। तो बिल्कुल ही बहुत अच्छा है, लगता है मैं सच में स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। ये हो सकता है कि जो पावर और मेमोरीज मुझे सपने में मिली है मैं उन्हें रियलिटी में ला सकता हूँ। और वो खाने के लिए आ जाता है और वो बोलता है मैं सिर्फ सपना देखकर ही स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। और उसके डैड बोलता है आओ बैठो। उसकी माँ बोलती है सूप के लिए टेबल पर थोड़ी जगह बनाओ। एंड वो कहता है नहीं यार। एंड वो खाता है को मोह को हॉट खाना और भी अच्छा हो गया कि आज का खाना तो कमाल का लग रहा है, इतना टेस्टी है कि रुकना ही मुश्किल हो रहा है। उसका चेहरा देखने लग गया जब ये कब से इतना ज्यादा खाने लग गया। वो कंफ्यूजन में कहता है एक मिनट लगता है पेट भर गया है मेरा। फिर वो मन में सोचता है ये क्या हो गया है, मैं कब इतना ज्यादा खाना खा लिया। उसके पापा बोलते हैं ये सब बकवास है, मैं तुम्हें भूखा टेबल से उठने नहीं दूंगा। सुनो जी एक और बर्तन चावल का बना दो और कुछ और डिशेज भी सिर्फ फ्राई कर लो। टेंशन मत लो, लड़कों के ग्रोथ टाइम पर ऐसा ही होता है, कितना भी खा लो पर पेट भरता ही नहीं और बॉडी भी तेजी से बढ़ती है, ये तो अच्छी बात है ना। मैं कल और डिसिप्लिन लेके आऊंगा। ये डेवलपमेंट वाला पेज ब्लड सेंस बढ़ाने का बेस्ट टाइम होता है, इस मौके को वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसकी बहन बोलती है कि ये अभी भी बढ़ सकता है क्या, वो तो पहले से ही 18 हो चुका है, मुझे याद है उसका ब्लड सेंस सिर्फ 0.8 था जब उसका टेस्ट हुआ था। फिर वो मन में सोचती है एंड बोलती है सिर्फ ये कह देने से कि वो बढ़ेगा इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच में बढ़ेगा। ये डैड को तो बहुत गुस्सा आता है, वो तो ये बोलता है अरे इतना बुरा क्यों बोल रही हो अपने ही भाई को, थोड़ा सा भी ग्रोथ मिलता है तो हम ले लेंगे ना। नॉर्मल डिप्लोमा से ग्रेजुएट करना और स्पेशली ट्रैक से करना ये तो बिल्कुल और अलग बात है। अब जी तो मन में सोचता है शायद मेरा ब्लड इंसान भी उस सपने में भर गया है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ लेकिन मुझे कम से कम चेक तो करना चाहिए। और अगर उनको देखे तो वो आपस में लड़ रहे हैं, उसका डैड से गुस्से में जा रहा है, उसकी बहन इसे चढ़ा रही है, ये अच्छा लगा मुझे देखकर। ये एक आता है रेड बुक मटेरियल आर्टिस्ट अकेडमी में। रेड बुक अकेडमी का डायरेक्टर नोन जियोनी अपनी फैमिली का फर्स्ट ट्रैक रैंक में 10 है और एश क्रिक सिटी की 23 मटेरियल आर्टिस्ट कॉन्फिडेंस में टॉप 10 में भी थे। ये एक 4th ग्रेड मटेरियल आर्टिस्ट हैं। वर्ल्ड मटेरियल अलायंस के हिसाब से फर्स्ट ग्रेड मटेरियल आर्टिस्ट वो होते हैं जिनका ब्लड इंसान वैल्यू कम से कम 155 होता है और कम्बैट पावर 150। सेकंड ग्रेड मटेरियल आर्टिस्ट वो होते हैं जिनका ब्लड इंसान वैल्यू कम से कम 15 होता है और कम्बैट पावर 1500। फर्स्ट और सेकंड ग्रेड के बीच का फर्क एक पूरी लेवल का है। देखने से तो भाई सेकंड ग्रेड मटेरियल आर्टिस्ट बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, 1500 पावर। अभी और तो सुनो तुम, थर्ड ग्रेड मटेरियल आर्टिस्ट बनने के लिए ब्लड इंसान वैल्यू 100 होना चाहिए और कम्बैट पावर 10,000 तक पहुंचनी चाहिए। और तभी जब तुम्हारा ब्लड इंसान 200 तक पहुंचता है और कम्बैट पावर 10 लाख होती है तब तुम 4th ग्रेड मटेरियल आर्टिस्ट माने जाते हैं। तो मन में सोचता ब्लड इंसान वैल्यू 200 से ज्यादा, ये तो मेरे से 300 गुना ज्यादा है। हाँ, जिन लोगों को नहीं पता कि ये मटेरियल आर्टिस्ट क्या होता है कम्बैट पावर से, बेसिक तौर पर हमारा एमसी का हिसाब ले लो, जो उसका 0.8 है ब्लड इंसान और कम्बैट पावर उसकी होगी 70-80 के। मटेरियल आर्टिस्ट के ग्रेड का फर्क बहुत ही ज्यादा है। जो हाई लेवल मटेरियल आर्टिस्ट होते हैं तो वो सचमुच एक सुपर हीरो होते हैं। ट्यूटोरियल क्लास
आज सिर्फ अमीर लोगों के बीच ही अफोर्ड कर सकते हैं। और कहते हैं भाई 10,000। मन में से होता है अगर किन्हीं चाहे तो शायद हमारे परिवार उसके लिए ये मौका जुगाड़ कर पाए। मेरी बात तो छोड़ो, वैसे भी मैं तो सपनों में ज़ोंबी को ऑब्जर्व कर सकता हूँ, मुझे ऐसे ट्यूटोरियल की जरूरत नहीं है। एक लड़की अपने एमसी को देखती है और कहती है हेलो, रेड बुक एकेडमी का आपका स्वागत है कि आप हमारे मटेरियल आर्टिस्ट ट्रेनिंग क्लास में एडमिशन लेने आए हैं। जी कहते हैं नहीं, मैं बस अपने ब्लड इंसेंस और कम्बैट पावर चेक करने आया हूँ। तो मन में सोचती है इसके साथ तो कोई कोच भी नहीं है, लगता है ये किसी अमीर फैमिली का बच्चा नहीं है। कॉरिडोर के एंड तक जाकर रूम 8 में जाऊँ, वहाँ टेस्टिंग मशीन है, क्या मशीन यूज करने में मैं आपकी मदद करूँ? एमसी कहता है जरूरत नहीं है, मुझे मशीन चलानी आती है, शुक्रिया। तो एमसी रिलैक्स वगैरह होता है और बोलता है पहले मैं अपना ब्लड इंसेंस चेक करूंगा। क्रिस्टल वगैरह पे अपना एमसी हाथ रखता है और उस पर पूरा चेकिंग वगैरह होती है और उसका 0.9 ब्लड इंसेंस हो चुका है। तो खुश में बोले 0.9 से ये सच में बढ़ गया, सिर्फ 1 घंटे में 0.2 पॉइंट का फर्क, यही है असली कल्टीवेशन। मन में बोलता है अब मैं अपनी छोटी बहन के बराबर हो गया हूँ, वो शायद एक जीनियस हो, लेकिन अब मैं मेटेड आर्टिस्ट के रास्ते पे और दूर तक जा सकता हूँ। हमारा एमसी कहता है अब चलो अपनी कॉम्बैट पावर को चेक करते हैं। पहले तो वो सांस वगैरह लेता है और उसके बोर्ड वगैरह पर हाथ रखता है। आई थिंक मेरे ख्याल से कोई ज़ोंबी का हाथ है। वो कहता है इसमें कोई दो राय नहीं है, उस सारे ज़ोंबीज के कॉम्बैट स्किल और उनका एक्सपीरियंस अब मेरी याददाश्त का हिस्सा बन चुका है। और वो स्टैंड लेता है, सीधा मुक्का मार देता है उसके। यार हमें अब कॉम्बैट पावर इसकी थोड़ी रिवील होता है, 113 हो चुकी है भाई कॉम्बैट पावर। ठीक है, आस्ते आस्ते बढ़ रहा है, अपना एमसी भी थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट भी कर रहा है। शौक में कहता है 113 इतना ज्यादा बढ़ गया, मुझे तो मेरे ब्लड इंसेंस के लिमिट को भी क्रॉस कर गया, मैं तो सच में एक रियल मेटेरियल आर्टिस्ट बन गया हूँ। सिर्फ 1 घंटे की नींद ली थी मैंने और इतनी ज्यादा ब्लड इंसेंस और कॉम्बैट पावर बढ़ गया। अगर मैं 8 घंटा सोना शुरू कर दूं या 9 या 10 घंटे, सिर्फ एक रात में मैं अपने आप को पूरी तरह बदल सकता हूँ। रात को सोने का ट्राई करता है, दिन नहीं आ रही है, कहता है यार अब सोना चाहता हूँ तो नींद नहीं आ रही है। दिन में क्लास में इतना सोता हूँ कि अब रात को नींद नहीं आ रही है। बिल्कुल वैसे ही है जैसे इंटरनेट के नशे में डूबा कोई टीनेजर। सही तो बोला कि बंदे को नेट के बगैर नींद नहीं आती, बंदों को नींद ही नहीं आती। अगर तुम सबको ऐसा लगता है तुमसे कमेंट चाहिए मुझे बता सकते हो। फिर अपना एमसी कहता है हाँ, अब भी तुम सिर्फ 9 बज रहे हैं, शायद सोने के लिए थोड़ा जल्दी है। तो बाहर में गया सब, थोड़ी एक्सरसाइज करता हूँ, थक गया तो वैसे ही नींद आ जाएगी। रिलैक्स होने की कोशिश करता है और मन में सोचता है ब्लड अचानक काफी बढ़ गया है तो उससे स्टेबल भी तो करना होगा ना। मन में सोचता है फर्स्ट मूव, और भाई क्या स्टैंड ले रहा है और कहता है ये क्या था, मैं ऐसे मूव कैसे कर गया, मैं तो एलिमेंट्री स्कूल से ट्रांसफॉर्म टेक्निक प्रैक्टिस कर रहा हूँ फिर भी गलती। इसे कोई फ्लैशबैक आता है और एक बंदा बोलता है रुको। अपना एमसी सोचता है ये तो बॉडी कल्टिवेशन टेक्निक है ना उस ज़ोंबी की मेमोरी से, यही पंचेस वगैरह की प्रैक्टिस कर रहा है। और अपना एमसी कहता है इस टेक्निक में 200 से ज्यादा मूवमेंट है उस वाले से जो मैंने पहले प्रैक्टिस करता। थोड़ा बहुत शंगलू लग रहा है कि थोड़ा बहुत चेंजेस आई है इसके अंदर, देखने मिलेगा आगे तुम सबको, बहुत कुछ बड़ा प्लॉट होगा सोचता है। और हर मूव के साथ मुझे अपनी बॉडी में और ज्यादा मूवमेंट इकट्ठा होती महसूस हो रही है। रुको नहीं, ये सिर्फ बॉडी कल्टिवेशन टेक्निक की वजह से नहीं है, ब्रीथिंग टेक्निक का भी काम है। फिर हमें इसके वही ज़ोंबीज के थोड़े फ्लैशबैक वगैरह आ रहे हैं। यही बंदा बोलता है तुम सबको मेरी सिखाई हुई ब्रीथिंग टेक्निक और बॉडी कल्टिवेशन टेक्निक को लगातार प्रैक्टिस करता रहना है, चाहे तुम खा रहे हो, सो रहे हो या फिर बाथरूम में हिला क्यों नहीं रहे, बट तुम्हें करना पड़ेगा ब्रीथिंग टेक्निक। फिर एमसी मन में सोचता है ये तो शानदार है, एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा मूवमेंट मेरा एक नहीं बल्कि कई सालों के ट्रेनिंग के रिजल्ट को पीछे छोड़ रही है, यही वो असली खजाना है जो मुझे सपने से मिला है। इसके पेट से आवाज आने लग जाती है, ये भाई भूख से कहता है तो भूख लग रही है, क्यों हो रहा है, मुझे इतनी भूख क्यों लग रही है, अपनी पूरी जिंदगी में मैंने कभी भी इतना ज्यादा भूख महसूस नहीं की। तो ये इसलिए है क्योंकि मेरा ब्लड इतनी तेजी से बढ़ गया है कि मेरी बॉडी की एनर्जी अवसर नहीं दे पा रही। अगर तुम भाई ब्लड सेल्स को इकट्ठा कर रहे हो ना, तुम्हें इसके लिए खाना भी जरूरी है अपनी बॉडी को फिट करने के। लगता है अब सिंपल खाना मेरी बॉडी को जरूरी न्यूट्रिशन नहीं दे पाएगा, मुझे सप्लीमेंट चाहिए, लेकिन मेरे घर की गरीबी से हम इतना महंगा सप्लीमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर ऐसा ही सब कुछ चलता रहा तो मेरी प्रोग्रेस स्लो हो जाएगी। लगता है अब मुझे खुद ही पैसे कमाना पड़ेगा सप्लीमेंट खरीदने के लिए। हर स्कूल अपने सबसे बेहतरीन स्टूडेंट को रिवॉर्ड देता है। एमसी बोलता है मुझे याद है कि ऐश क्रिक एकेडमी के फर्स्ट ग्रेड स्कॉलरशिप लगभग 10,000 कॉइंस देती है। अगर मुझे वो पैसे जीतने हैं तो मुझे उनके सामने अपने टैलेंट और एबिलिटी प्रूफ करनी होगी। फिर हमें चेंजिंग रूम का सीन दिखाया जाता है और वही आई थिंक मैं इसका नाम भूल गया। ये बोलता है अजीब है, क्लास मॉनिटर आज एग्जाम में आया ही नहीं, काफी टाइम हो गया ना प्रैक्टिस क्लासेस हुए। वही मोटा बोलता है हो शंगली ये क्या,
तुम इतने मुश्किल कब हो गए? बोलता अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं ना जब हम मिले थे, इतना ज्यादा कैसे बदल गए? थोड़ा और बदलते तो मैं तो पहचान भी नहीं पाता। एमजे बोलता है बस मैं आखिरी दिनों में कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहा हूँ, वैसे भी मेरे बाल काफी लंबे हो गए हैं, जल्दी हेयर कट लेना पड़ेगा। वो मोटा बोलता है मेरे हिसाब से तुम्हें ये सब आज की प्रैक्टिकल क्लास के लिए ही किया है ताकि सारे स्पॉटलाइट तुम पे ही रहे और सारी लड़कियों का ध्यान तुम पे ही जाएगा। और ये मन में सोचता है और एमजे बोलता है मैं तुम्हारा ये घिनौनापन पहले ही पकड़ चुका हूँ। बोलता है यहाँ अगर कोई घिनौना सोचने वाला है तो वो सिर्फ तुम हो। कंपैरिजन एग्जाम के टाइम आ ही गया है तो तुम भी अच्छे से ट्रेन करना चाहिए। फिर अपना एमजे कहता है लेकिन स्पॉटलाइट हो? वो कहता है शायद। एमजे बोलता है ये वक्त है मेरे दिखाने का। हम मटेरियल आर्टिस्ट हॉल पे आते हैं। एक बंदा बोलता है ठीक है आज की प्रैक्टिस क्लास के लिए तुम लोग फिर से बेसिक फाइटिंग टेक्निक को स्ट्रॉन्ग करोगे जो मैंने पहले सिखाया। इसका नाम भी दिखाई देता है जिसका नाम है जोंग वो जोंग। तो मोड़ा बोलता है कहा जाता है कि मिस्टर जोंग का असली सेकंड ग्रेड मटेरियल आर्टिस्ट है, जो मैंने सुना है कि उसके हिसाब से वो बैटलफील्ड में भी आ चुके हैं। उनका दया हाथ की वो चोट को देखो। मैं दिखाया जा रहा हूँ। एमजी बोलता है सेकंड ग्रेड मटेरियल आर्टिस्ट हो, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ उसके मूव तो काफी लूज हैं और बहुत ही सिंपल भी। जो टेक्निक और स्किल मैंने अपने सपने में ऑब्जर्व की है वो इनसे कई ज्यादा बेटर है। वो ना वो कहता है ठीक है ये है वो चीजें जिन पे तुम्हें फोकस करना है। यंग आगे आओ मेरे साथ स्पेयर करो, अपनी क्लास मोड को एक डेमो दो। वो बता कहता जी मिस्टर जोंग। हाँ मुझे पता ही था ऐसे लोगों के लिए लड़कियां मरती है। कई तो कहते हैं यार कितना हैंडसम है और कितना स्ट्रॉन्ग भी। देखेगी हमारी कितना स्ट्रॉन्ग है ये, तुम सबको बहुत ज्यादा मजा आएगा। इसका पता हो रहा कहता है फिर से ये वही लड़का। अपना आंसर कहता है ये हमेशा स्पॉटलाइट ले जाता है। चंगलू बोलता है वो हैंडसम भी है और उसके पास पैसा भी है, क्या इस दुनिया में कोई इंसाफ भी बचा है? एक कहती है वो मोटा वो है सॉरी। हर स्टेज पे यूज बेस्ट सप्लीमेंट और टॉनिक्स मिलता है और पिछली बार जब उसका ब्लड टेस्ट हुआ था तो वो लगभग 1.2 तक पहुंच गया। टीचर भी उसके फेवर में है। उसका और हम जैसों के बीच का बहुत ही फर्क ज्यादा है। उनसे बोलता है हाँ अगर तो ये पुराने वाला मैं होता तो शायद मैं भी अपनी किस्मत से चुपचाप समझौता कर लेता, लेकिन अब मैं वैसा नहीं रह गया हूँ। अब मैं हर उस चीज के लिए लड़ूंगा जो मुझे चाहिए। उसका टीचर बोलता है बहुत अच्छे तुम्हारी मूवमेंट के काफी बढ़िया थी, बस अपने शरीर को सेंटर और ग्रेविटी थोड़ा और ठीक करो। क्लास के बाद मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, अच्छे से प्रैक्टिस करना, तुम्हारा फ्यूचर बहुत रोशन है। अब आगे प्रोडक्शन कॉम्बैट होगा, मैं कुछ स्टूडेंट को बुलाऊंगा जो तुम्हारे साथ स्पेयर करेंगे। तो कहता है जी आपकी इस कहे के लिए शुक्रिया। जो ये महान बन रहा था ना अब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें दिखाया जाता है तुम जैसे सेकंड ग्रेड मटेरियल आर्टिस्ट में ट्यूटोरियल के बराबर भी नहीं है। तुम जैसा कोई जो सिर्फ बैटलफील्ड पे कैनन फोल्डर बन गया है उसके मुकाबले तो मेरा फ्यूचर तो ज्यादा ही बेटर होगा। का टीचर तो बोलता है क्या कोई है जो जोफिया के साथ स्पेयर करने के लिए आगे आएगा? कोई। और वो मोटा बोलता है कौन लड़ना चाहेगा उससे, सिर्फ बैगी पैच बन जाएगा। जो भी आगे जाएगा वो तो पक्का बेवकूफ ही होगा। जब भी कॉम्बैट की बारी आती है ये स्टूडेंट डर के पीछे हट जाते हैं। मैं ऐसे डरपोकों को कैसे तैयार करूं? कोई चाहे ब्लड इंस्टेंस की कल्टीवेशन करना या डिवेटरी आर्टिस्ट का सिखा दे। ग्रेजुएशन के बाद सिर्फ बेस्ट स्टूडेंट ये मिलिट्री ज्वाइन कर सकते हैं और फिर शुरू होता है उनका असली मिलिट्री आर्टिस्ट का सफर। मुझे पता है स्टूडेंट कहते हैं कि मैं टॉप 10 का फेवरेट करता हूँ, लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि एफआई जैसा कोई ही होता है जो हार मानने को तैयार होते हैं। तो टीचर अपने शंगलू को देखता है और कहता है कि उस लड़की की नजर क्या हो गया है, उसकी आंखों में तो जंग का खून बहाने वाला जज्बा है। ठीक है तुम लड़के आओ या फिर के साथ स्पेयर करो। एमसी कहता है ठीक है। इस क्लास में एक और स्टूडेंट है जिसमें पोटेंशियल है। मोटा बोलता है हे शिंग हार मान लेना कोई बड़ी बात नहीं है, कॉम्पिटिशन एग्जाम आने वाला है, अगर अब चोट लग गई तो रिजल्ट पे असर पड़ेगा। अभी शो ऑफ करना या अपनी इज्जत बचाने की जरूरत नहीं है। एमसी बोलता है फिक्र मत करो गेमिंग, क्या मैं तुम्हें पहले नहीं बताया कि मैं आज का काफी ट्रेनिंग कर रहा हूँ? ठीक है फिर तुम्हारे पास 10 मिनट है। स्टैंडर्ड रूल सेफली सबसे पहले क्लास में जो बातें मैंने बताई थी उन्हें याद रखना। आ जाता है उसके पास और वन में सोचता है अपनी स्किल को कंपेयर करूं जब तक तुम्हें सुकून ना मिल जाए। दूसरा बंदा तो बोलता नहीं है। इतना प्रेशर वाली सिचुएशन में भी ये कितना शांत फोकस है, आज तक मैंने उसका ये कोल्ड फेस क्यों नहीं देखी। पिछले ब्लड डिस्टेंस टेस्ट में तुम्हारा स्कोर क्या था? एमसी बोलता है पिछले टेस्ट मुझे 0.802 मिला था। टीचर बोलता है 0.8 इतना कम लगता तो नहीं है, क्या मैंने गलत था? अच्छा तो फिर स्पेयर के दौरान अपनी रियल स्ट्रेंथ का ध्यान से देखो, तुम दोनों को बस अपनी स्किल कंपेयर करना पर फोकस करना है। रेडी फाइट। वो बंदा बोलता है शंगलू क्या तुम रेडी हो? अभी क्लास में जो बताया गया है क्या तुमने ध्यान से सुना है? लैंड करते वक्त अपने हाथों से अपने आप को मत संभालना, नहीं तो फ्रैक्चर भी हो सकता है। अपने मिलिट्री एरिया को प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करना, स्पेशली अपने सर को। कहता है शुक्रिया मुझे याद दिलाने के लिए, मुझे सब याद है, मैं रेडी हूँ। वो बंदा अपने एमजी पर अटैक करता है और मन में सोचता है ठीक है शंगलू क्या तुम्हें पता है रियल कॉम्बैट में सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होती है?
अपना और अपने अपोनेंट के बीच का डिस्टेंस कंट्रोल करना या उनकी मूवमेंट को ऑब्जर्व करना और उनके अलग मूव को प्रेडिक्ट करना, टारगेट कंपेंड स्ट्रेटजी चूज करना जो डिफेंस और ऑफेंस दोनों को बैलेंस करे, टेम्पो को समझना, टेस्ट अटैक से ओपोनेंट की स्ट्रेंथ को समझना और फिर हैवी ब्लो से फाइट करने का पटला देखना। वो बच्चे सब शो करे तो भाई शंगलू मन ना जाए, बट बोलता है नहीं, सिर्फ एक ही चीज पे रखी है, स्पीड और पावर का। जीतने वाला तो शुरू से ही तय था, जीत उसकी होती है जो ज्यादा ताकतवर हो। तुम जैसे एक बेकार कचरा सिर्फ एक ही काम आता है, मुझे थोड़ी देर के लिए एंटरटेन करना। मुका मारा है वो कहता है क्या हुआ, कहा गया, अपना ऐप से नीचे झुकता है और भाई वो शो क्या हो रहा है, सीधा भाई मुंह पे मुका वो घुमा के गया, हाथों आगे गिर जाता है वो। उसका टीचर का भाई शौक है, ये क्या हो रहा है बच्चे, शौक है। एडिटर बोलता है एक पंच, बस एक पंच। शंगलू ने डिफीट कर दिया ये फियांग को विद बस एक पंच के साथ। एमसी तो शो करता है हो वो भाई इतनी गंदे तरीके से पढ़ा होता है, सब बच्चे कह रहे हैं अभी अभी क्या हुआ, शंगलू ने ये फियांग को सिर्फ एक पंच में उड़ा दिया। टीचर तो कहता है तुम बस खड़े क्यों हो, जल्दी से इन्फरेटो टीचर को बुलाओ। और वो बच्चा कहता है हाँ तुरंत स्पिरिटर वगैरह पे ले जाने के लिए ले जाते हैं। एमसी बोलता है मिस्टर जोंग मुझे माफ करना, मेरा इरादा उसे इतना चोट बचाने का नहीं था, मुझे थोड़ा बहुत अपनी स्ट्रेंथ कंट्रोल करनी चाहिए थी। तो वो थोड़ा सोचता है, फिर वो बोलता है अपनी फर्म में अपनी स्ट्रेंथ कंट्रोल करना मुश्किल होता है, तुम टेंशन मत लो, उसकी चोट ज्यादा सीरियस नहीं है, मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है, लेकिन मैं मिस्टर जोंग के साथ उनके ऑफिस जा रहा हूँ, क्या तुम अगले पीरियड के टीचर को इन्फॉर्म कर दोगे? वो तो मोटा बोलता है तो बोल रहे अरे बाप रे, क्या शंगलू ने कोई ड्रग ले लिया था क्या, इतना पावरफुल कैसे हो गया? दूसरा बच्चा बोलता है हाँ यार, उसके लिए सिर्फ एक मूवी या फिर को हवा में उड़ा दिया। बच्चे तो कह रहे हैं कि उसका ब्लड सेल काफी ज्यादा हाई हो गया, वो सब वगैरह बात देता है शंगलू, और यहाँ से ये चले जाता है। फिर ये टीचर के ऑफिस वगैरह चल जाते हैं। बोलता है वो आप बोनसाई मिस्टर रंग, मुझे नहीं लगता था कि आप ऐसा भी कोई शौक होगा। ये बस मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, मतलब हर किसी का कुछ अपने छोटे मोटे सिगरेट होते हैं, क्या तुम्हें इस बात से एग्री नहीं हो? शंगलू एमसी मुस्कुराते हुए बोलता है मिस्टर जंग, क्या आपने नहीं पूछा कि मेरे लास्ट टेस्ट में ब्लड इंसेंस वैल्यू क्या थी? ये आपने ही तो पूछा था। तुमने कहीं कोई ब्लड इंसेंस बढ़ाने वाली ड्रग तो नहीं ली? वो ड्रग सिर्फ बॉडी के लिए हार्मफुल हुए हुए हैं, अगर पता चला कि तुमने ऐसा कोई ड्रग लिया तो तुम्हें उसकी कंफ्यूज काफी सीरियस होगी। एमसी बोलता क्या ड्रग? बिल्कुल नहीं, मैं गारंटी दे सकता हूँ, मैं कभी भी ऐसा कोई ड्रग यूज नहीं किया जैसे आप इसके बारे में बोल रहे हो। मैं ये थोड़ा बहुत सोलर लेवल की थोड़ी बहुत वाइब वगैरह आ रही होगी तुम्हें सोलर लेवल जैसी। उसका टीचर बोलता है ठीक है, अगर ऐसा है तो चलो अब भी चेक करते हैं तुम्हारा ब्लड इंसान वैल्यू क्या है। अगर तुमने वो बैन ड्रग यूज की होती तो तुम्हारा ब्लड इंसान वेटलेस होता और उसकी वैल्यू काफी ज्यादा फ्यूचर करती। उसके बाद हम तुम्हारे कम्बैट पावर में यूज करेंगे, अगर तुम्हारी कम्बैट पावर ब्लड इंसान वैल्यू मैच करती है तो तुम्हारी स्ट्रेंथ प्रिव्यू हो जाएगी। फिर वो कहता है बिल्कुल चलेगा। वही क्रिस्टल पे हाथ रखता है, वही बिजली वगैरह चमकने लग जाती है, वीडियो में दिखाया जाता है। तो शौक होता है वो तो 1.5 ये तो एक मटेरियल आर्टिस्ट है ना, सिर्फ 18 साल की उम्र में मटेरियल आर्टिस्ट, ये तो हमारे स्कूल के लिए नहीं, पूरे ऐश सिटी के हिसाब से भी एक जीनियस से कम नहीं है। क्या तुमने अभी अभी क्या कहा? वो तो जो होता है बुक्के वाला वो तोड़ देता है भाई और कहता है मेरी बॉडी स्टडी बेटा तुम मुझे छोड़ के क्यों चले गए? बोलता है सॉरी। वो मन में सोचता है ये लड़का मिशीरे चाहे स्टूडेंट के लिए बनी हो, लेकिन फिर भी असली मटेरियल आर्टिस्ट को अटैक को हैंडल करने के लिए डिजाइन की गई है। ये लड़का, इसकी कॉम्बैट पावर तो शायद फर्स्ट के मटेरियल आर्टिस्ट से भी ज्यादा है। जंगलू वगैरह बैठ जाता है, उसका टीचर बोलता है तुमने पहले क्या कहा था कि तुम्हारा ब्लड इंसेंस वैल्यू पिछले टेस्ट में 0.8 था, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इसके टेस्ट को कितना टाइम हो चुका है? एमसी बोलता है वो टेस्ट आधा महीना हो गया है। वो तो शौक पे बोल रहा है आधा महीना पहले? तो तुम कह रहे हो कि सिर्फ आधा महीने में तुम्हारा ब्लड इंसेंस 0.8 से सीधा एक एक्चुअल मटेरियल आर्टिस्ट के लेवल तक पहुंच गया? क्या तुम किसी बड़े क्लैन के वारिस हो या फिर किसी ग्रेट मास्टर के अंदर ट्रेनिंग ले रहे हो? जी तो बोलता है मेरी फैमिली तो बिल्कुल सिंपल है, मैं किसी बड़े क्लैन से नहीं हूँ और मैं किसी ग्रेट मास्टर से ट्रेनिंग भी नहीं ले रहा। मेरी ताकत इतनी जल्दी कैसे बढ़ गई ये एक राज है। तो टीचर भाई शौक में होता है, वो बोलता है आधा महीना में इसने अपनी ब्लड इंसेंस लगभग डबल कर दिया और उससे भी बढ़ गया। इसने कम्बैट पावर को तो फर्स्ट ग्रेड ब्लड ट्रांसप्लांट से भी ज्यादा है। जब मैं स्टूडेंट था मैं भी कुछ खास बुरा नहीं था, सालों की मेहनत के बाद मैं सेकंड ग्रेड मटेरियल आर्टिस्ट बना और मिलिट्री ज्वाइन करी। जब बैटलफील्ड पे गया तब एक बात समझ आई, मुझे एहसास हुआ इंसानों के पास उन मोस्टर के सामने जीतने का कोई चांस ही नहीं है। जब सामने ऐसी बेचारी ताकत को हो
तो इंसान बस एक छोटी सी बेकार सी चीज में बन जाता है। उन मॉन्स्टर से लड़ने का काम सिर्फ उन लोगों का है जिनके पास उतनी ही या उससे ज्यादा ताकत होती है जितनी उन मॉन्स्टर के पास होती है। ऐसे लोग, वो लोग भी एक अलग तरह के मॉन्स्टर ही होते हैं। तो लोगों वगैरह को दिखाएंगे है ना ये शंगलू के साथ। मुझे लगता है ये शायद फ्यूचर के अंदर इनसे मिले। तो टीचर सांस लेता है और कहता है समझ गया, तुम्हारी परफॉर्मेंस देखकर तो ये पक्का है कि तुम स्कूल के टॉप क्लास में जा सकते हो और तुम्हें बेस्ट टीचर मिल सकते हैं जो तुम्हें पर्सनलिटी गाइड करें। मैं डीन ऑफिस से बात कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। ये बोलता है शायद नहीं, लेकिन शुक्रिया आपकी अच्छी सोच के लिए, लेकिन मुझे उस सब की जरूरत नहीं है। मैं अपनी कॉलेज क्लास से बिल्कुल भी ठीक हूँ। ना तो पढ़ाई और ना कि किसी इंस्टीट्यूशन की गाइड ने उस पीस से मेरी ग्रोथ कर सकती है जो मुझे अपनी ड्रीम में मिली है। टीचर तो बोलता है क्या तुम श्योर हो? तुम्हारा टैलेंट देख के स्कूल डिफेंडर तुम्हें पावर सपोर्ट करेगा। अच्छे से सोच लो, क्या कल्टीवेशन में कोई दिक्कत आ रही है जिसमें स्कूल तुम्हारी हेल्प कर सकते हो? तुम बिना झिझक पूछ सकते हो। एमजे बोलता है अगर ऐसा है तो ठीक है, मुझे दो चीजें चाहिए। मैं मटेरियल आर्टिस्ट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, साथ ही मैं चाहता हूँ कि स्कूल मुझे थोड़ा और फ्री टाइम दे। तो इससे पैसे की मदद और थोड़ा वक्त चाहिए। वो तो बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करूंगा जो लगभग 3000 कॉइन की होगी। सॉरी 30,000 की होगी। मैंने वो तुम्हारे शेड्यूल के एडवांसमेंट में डेंस ऑफिस को बता दूंगा। स्कॉलरशिप अप्रूव होगा, शायद 2 दिन लगेंगे, लेकिन तुम्हारी कल्टीवेशन रुकनी नहीं चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें पैसे पहले ही दे देता हूँ। जब सब ठीक हो जाएगा तब वापस कर देना। ऐसे बोलता है ये तो मटेरियल आर्टिस्ट ब्लैक कार्ड है ना, इसका मतलब है इसमें कम से कम 10 लाख कॉइंस तो होंगे। ये तो स्कॉलरशिप से काफी ज्यादा है जो मुझे मिला। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर जॉन। अपनी कल्टीवेशन डिले मत करना और मैं चाहता हूँ कि तुम स्कूल का नाम रोशन करो। ठीक है, आप जल्दी से क्लास वापस जाओ। ऐसे बोलता है ठीक है, थैंक यू मिस्टर जोंग। वो तो खुशी में पागल हो गया भाई टीचर। वो तो ये बोलता है ये तो कमाल हो गया। शंगलू ऐश क्रिक अकेडमी ने सच में शंगलू जैसे स्टूडेंट को तैयार कर दिया। सिर्फ 18 साल का लड़का और कम्बैट पावर स्पेशल सेकंड ग्रेड आर्टिस्ट के लिए कॉन्फ्रेंस एग्जाम शुरू होने से पहले मुझे इसे चुपकर रखना होगा एक सीक्रेट वेपन के जैसे। इस तरह हम दूसरे अकेडमी को एकदम सरप्राइज कर देंगे। सही है, मुझे यह खबर जैसे से हाई अप तक पहुंचानी होगी और ये सिर्फ कॉन्फ्रेंस एग्जाम तक ही सहमत नहीं रहेगा। इतने सालों बाद शायद हमें आगे का कोई मिल गया उस जगह तक जा सके। और फाइनली तौर पर यहाँ तक किया है आज का पार्ट। सब कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम सबको कैसा लगा। मुझसे पूछेगा तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, जिसमें शंगलू की थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट, ट्रेनिंग प्लस हर चीज मुझे अच्छी लगी। अब देखिए कि शंगलू के आगे का क्या प्लान होगा, ये तो बहुत ज्यादा जल्दी आएगा। अगर तुम सब इस वीडियो को सपोर्ट करते हो तो मैं बहुत जल्दी इसका पार्ट भी लेके आऊंगा। सो जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और बेल का दबा दे और भी ज्यादा डिफरेंट एंड में मान वालों ये इसके लिए। सो मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।